Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV, Government College, भीलवाड़ा। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने लास्ट चैप्टर में शुरू किया था, लास्ट क्लास में। उसमें हमने देखा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो ये कहते हैं कि दो परमाणु जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उनमें कक्षकों का अतिव्यापन होता है। कक्षक का अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा उतना ही मजबूत वो बंध बनाते हैं। अतिव्यापन के बाद में जो परमाणु हैं, जो कक्षक हैं, परमाणु हैं, वो अपना पहचान बनाए रखते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी पहचान खो देता है। तो वो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में स्थानीकृत रहते हैं। जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी इस एटम पे जाएंगे, कभी इस एटम पे जाएंगे, तो वो अपनी पहचान खो देते हैं। तो इसको हमने फिर तरंग रूप में देखा था। तरंग के लिए वेव फंक्शन बताए थे हमने। कुछ दो तो सहसंयोजक संरचनाएं ली थी हमने, जिसमें साई A1 साई A2 ये लिखा था। और दूसरा हमने आयनिक संरचनाएं में पॉलिंग ने फिर उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। जब जो सहसंयोजक संरचनाएं वेव फंक्शन दिए थे हमने, उससे जब बॉन्ड लेंथ और जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो एक्चुअल जो प्रैक्टिकल वैल्यूज है उनसे काफी डिफर आती है, तो उसमें पॉलिंग ने फिर आयनिक जो संरचना है अनुनाद की, उसका समावेश किया था। उसके बाद में जो रिजल्ट आते हैं वो साई टोटल इज इक्वल टू साई सहसंयोजक प्लस साई आयनिक करके आता है, तो उससे हमें टोटल मिल जाता है। ये हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास तक। आज हम पढ़ेंगे पहले, फिर वो सबसे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसकी लिमिटेशन की, क्यों हमें जरूरत पड़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आगे भी थ्योरीज डिस्क्राइब करने की। तो वो है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो हम आज पढ़ेंगे। जस्ट ए मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करूँ। ओके, तो ये वैलेंस बॉन्ड की सीमाएं हैं, देखते हैं एक एक करके हम। सबसे पहला, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि दोनों के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास भी और इसके पास भी। ठीक है, अगर इस तरह के बंध से आगे की हम बात करें तो आज हमें जानते हैं कि कुछ बंध ऐसे भी होते हैं जिसमें कि यहाँ पर तो एक लोन पेयर होता है और यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं और ये इसको डोनेट करता है। इस तरह के बॉन्ड कहे जाते हैं उपसहसंयोजक बंध, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये जो उपसहसंयोजक बंध है, इनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं समझाया जा सका, पहली चीज। दूसरा, कुछ ऐसे आयन बनते हैं H2+ जैसे, जहां पर कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद एक इलेक्ट्रॉन होता है। H2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वहां तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1s कक्षक का ओवरलैपिंग होता है और सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जब हम H2+ जैसे आयनों की बात करें, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक ही है तो युग्मन कैसे होगा? इनको भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं समझाया जा सका। ओके, तीसरा, जो सहसंयोजक यौगिक हैं उनमें कुछ आयनिक गुण भी पाए जाते हैं, उनकी व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं की जा सकी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये पता लगा कि इसमें कोई ना कोई बड़ी एक कमी जरूर है, कि हम मॉलिक्यूल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उससे उसकी जो बॉन्डिंग हमने समझाई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, उसको मैचअप नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले ये पकड़ में आया जबकि ऑक्सीजन की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसको स्टडी किया गया। तो ये हमें पता था कि जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तभी वो चुंबकीय प्रवृत्ति दिखाता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अनुचुंबकीय होने के लिए, पैरामैग्नेटिक होने के लिए, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। लेकिन जब हमने ऑक्सीजन का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल देखा तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है, अगर हम देखें तो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैलेंसी शेल के अंदर हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है और 2 ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल बनाने के अंदर, 2 परमाणु यूज आ रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन सपोज हो गए इसके पास है। तो अब ऑक्टेट पूरा करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिखा रही है हमें। तो ये इस तरह इसने बंध बनाया, 2 इस ऑक्सीजन डोनेट किए ये वाले,
और 2 इस ऑक्सीजन डोनेट किए वाले और अल्टीमेटली 8 इसके पूरे हो गए, 8 इसके पूरे हो गए, ठीक है? तो ये एक ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। पर कहानी इतनी आसान नहीं है। जब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी गई, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जब देखा गया, तो वो उसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर था, वो प्रतिचुंबकीय आया। प्रतिचुंबकीय माने डायामैग्नेटिक आया। लेकिन सॉरी पैरामैग्नेटिक आया, अनुचुंबकीय आया। जबकि इस स्ट्रक्चर से अगर देखें तो यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको होना चाहिए डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय, लेकिन ये होता है अनुचुंबकीय। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अनुचुंबकीय क्यों होता है, जबकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां दिख नहीं रहा है। इसका मतलब या तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तभी वो अनुचुंबकीय है, तो वो दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो वो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उन्होंने पेयरिंग करके और ऑक्टेट पूरा कर लिया है, ठीक है? ये नहीं समझा पाया। नेक्स्ट, यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जो थे उनमें बंधन को नहीं समझा पाया, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कौन से होते हैं? बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, जैसे जैसे मैंने पहले बताया था, जिनको ल्यूइस अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट वन, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है, ये इसका मॉडिफिकेशन है। तो जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, उसकी कई चीजें जब समझ में नहीं आई तो उसमें अनुनाद और संकरण का समावेश किया गया। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगभग यहाँ खत्म हो गई है। उसके हमने पोस्टुलेट्स पढ़ लिए, कौन कौन से पॉइंट्स थे उसके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि बॉन्डिंग के बाद, अतिव्यापन के बाद परमाणु अपनी पहचान बनाए रखते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। ये एमओटी से डिफर करता है। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है ऑक्सीजन का अनुचुंबकत्व को ये नहीं समझा पाया। H2+ जैसे अणुओं को ये, आयन को ये नहीं समझा पाया। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस में, वो है सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और आयनिक बॉन्डिंग होती है, उसमें फर्क होता है। जैसे आयनिक बॉन्डिंग हो रही है, मैं वो अगर समझाऊं तो आपको इजीली समझ में आएगा। सपोज कोई आयनिक बॉन्डिंग हो रही है, तो वहां क्या होता है कि जैसे सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो ये जो Na था सपोज, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और Cl जो होता है वो माइनस बना लेता है, वो एक इलेक्ट्रॉन कैच कर लेता है, ठीक है। उसने इलेक्ट्रॉन लिया वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अब सोडियम एक स्फेरिकल इस तरह का आइटम है, ओके। तो सोडियम स्फेरिकल आइटम है, तो एक सोडियम जब पॉजिटिवली चार्ज है, वो इस जो क्लोराइड आयन है नेगेटिवली चार्ज, इसको अट्रैक्ट करता है, और एक सोडियम 6 क्लोराइड से घिरा होता है। लेकिन वो जो जो क्लोराइड है वो कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि वो यहीं से आएगा, क्योंकि ये गोल है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे एस ऑर्बिटल होते हैं वो गोल होते हैं। ये जब एस ऑर्बिटल एक दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई भी दिशात्मक गुण नहीं ऑब्जर्व होता है। कारण ये है कि इसकी सारी सरफेस खाली है, चाहे एस इधर से आए, चाहे दूसरा एस इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, कहीं से भी आए, वो बॉन्डिंग होना है, वो एस एस ओवरलैपिंग होगा और इस तरह से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये तो होता है नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, नॉन डायरेक्शनल, इसमें कोई दिशात्मक गुण नहीं है। दिशात्मकता के साथ ये जुड़ा हुआ है कि जितना ज्यादा दिशात्मक कोई बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर हम अब देखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों ही जो परमाणु कक्षक हैं, इनमें विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अयुग्मित होने चाहिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हमने पढ़ा था और मैंने नीचे भी बताया आपको कि एस जो ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है। उसके अलावा सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो दिशात्मकता उनमें होती है। अब दिशात्मकता किस तरह से काम करती है, देखिए, जैसा मैंने एस एस ऑर्बिटल बताया, ये जो अतिव्यापन है इसमें दिशात्मकता कोई काम नहीं करती है, क्योंकि एस स्फेरिकल है। लेकिन जैसे ही हम एस पीजेड या पीजेड पीजेड, सबसे पहले एस पीजेड की अगर बात करें, तो इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी काम करती है, क्योंकि यदि हम इसको इस तरह देखें कि अगर ये स्फेरिकल यू हो और ये ऐसे डायरेक्शन में पी हो, ये जो ओवरलैपिंग है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि
अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा, बंध उतना ही प्रबल होगा। यहाँ पर तो ये अगर अतिव्यापन करता है तो यहाँ तो नोड आ रहा है जहां पर नो इलेक्ट्रॉन जोन होता है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जब भी एस पी जेड ओवरलैपिंग होगी तो उसे इसी डायरेक्शन में होना होगा। ये होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी और ये बॉन्ड को और मजबूत बनाती है। जब पीजेड की बात आएगी तो यहाँ पर दो तरह के बंध बनते हैं, एक होते हैं सिग्मा बंध, एक होते हैं पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बंध जब बनेंगे तो उसमें इस तरह कोलेट होना चाहिए एक्सिस पे बिल्कुल, और जब पाई बॉन्ड बनेगा तो वो इस तरह होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। दो सेम ऑर्बिटल्स हैं, पीजेड, ओके, ये भी तो सेम ऑर्बिटल हैं, पीएक्स है ना, बट अगर इस तरह वो एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे हैं तो बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो गई ना। अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो उन्हें इस तरह ही कोलेटरल आना पड़ेगा, अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो उन्हें संपार्श्वी ऐसे ही आना पड़ेगा, तभी पाई बॉन्ड बनेगा। ये होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा जब हम एल्कीन का हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे, C2H4 का। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आती है कि मॉलिक्यूल के पास कोई चारा ही नहीं बचता है। जब C2H4 की हम बात करेंगे तो जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है उसके बाद एक उसके बाद P जो बचता है उसके बाद चारा यही होता है कि वो इस तरह आए और ओवरलैपिंग करे, वो ऐसे मुड़ के आ ही नहीं सकता है। तो इसको कहते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, एक ही डायरेक्शन में आ सकता है। जितना ज्यादा डायरेक्शन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा, ये कहलाती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और चलिए आज यही तक करते हैं हम। आज हमने पढ़ा एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, नहीं थोड़ा आगे भी पढ़ लेते हैं, अभी संकरण शुरू कर सकते हैं। सहसंयोजी बंध के दिशात्मक गुण पढ़े, इसके बाद में आता है संकरण, इसको भी आज हम कवर कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है और याद रखने वाली ये चीज है कि जो संकरण होता है वो एक अवधारणा है। ये बहुत बड़ी चीज है, इस शब्द में समाहित है, जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि संकरण एक अवधारणा है। कि कुछ ऐसे हमें कुछ ऐसे प्रूफ हमें दिखाई देते हैं कि जिनको समझाने के लिए हमें एक अवधारणा देनी पड़ी है। एक होता है प्रैक्टिकली दिखना, एक होता है प्रैक्टिकली कोई चीज दिख रही है उसको थ्योरेटिकली समझाना। तो ये कान इधर से पकड़ा गया है, समझिए कुछ चीज प्रैक्टिकली हमें दिखाई दे रही है उसको हम संकरण से समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर इसको हम समझें तो देखिए, बोरोन, बेरिलियम और कार्बन, इन तीनों का मैंने यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर लिखा है, 4 5 6 यूं कर लीजिए इसको। बोरोन की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p1, ओके। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है कितने? एक। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि किसी भी परमाणु की संयोजकता वही होगी जितने उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बोरोन के पास हमारे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम के पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेरिलियम को कोई भी बंध नहीं बनाना चाहिए। कार्बन, कार्बन के पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो कार्बन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? दो ही बंध बनाना चाहिए। लेकिन हमें जानते हैं कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड बनता है, बेरियम क्लोराइड बनता है, और कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। ठीक है, तो ये हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमा में भी देख चुके हैं, लिमिटेशन में देख चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमारे सामने है और बेरियम क्लोराइड सामने है, इनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम नहीं समझा सकते जब तक कि इसमें हम संकरण का समावेश नहीं कर दे। तो संकरण और अनुनाद एवं दिशात्मकता ये ऐसी चीजें हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशन को, सारे लिमिटेशन को दूर नहीं करती हैं, पर कुछ लिमिटेशन को दूर करती हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के विस्तार में संकरण की अवधारणा दी गई। अवधारणा एक शब्द है जिसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली कि बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इसको ही हम लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास ये बेरिलियम था, 1s2 2s2 इसका कन्फिग्रेशन, और 2p हमारे पास ऑर्बिटल खाली पड़े हैं। तो होता ये है कि बेरिलियम से एक, ये इसका ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ग्राउंड स्टेट, या इसको हिंदी में आद्य अवस्था भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक जम करके अपने लगभग बराबर ऊर्जा वाले p ऑर्बिटल के अंदर चले जाता है। और इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि 1s तो हमारा एक k शेल कहलाता है, कोर ग्रुप कहलाता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है।
ये हमारा संयोजकता कोश कहलाता है, वैलेंसी शेल कहलाता है, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे होता है कि हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एक 2s में और एक 2p में, ठीक है? ऐसा ही बोरॉन के केस में देखें, तो वहाँ भी 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और चले जाएगा 2p में। तो यहाँ पर हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एक 2s में और 2 2p में। ऐसे कार्बन में हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो जो ऊपर हमने बात कही थी कि बेरिलियम की वैलेंसी BeCl2 2 बता रखी है, BF3 में 3 बता रखी है, CH4 में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इस तरह, जम क्या इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, है ना? तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर हमें 2 तरह के इलेक्ट्रॉन मिले हैं। एक यहाँ पर है s इलेक्ट्रॉन जो है 2s में, और 3 मिले हैं 2p वाले p इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि 2s और 2p इन दोनों की दिशात्मकता अलग-अलग होती है। s ऑर्बिटल दिशात्मक नहीं होते हैं, p ऑर्बिटल दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक कक्षक प्रबल बंध बनाते हैं। तो अगर हम CH4 की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के बंध मिलने चाहिए। एक तो 2s से बना हुआ बंध जो कि अदिशात्मक है, स्फेरिकल है जो 2s। दूसरा 2p से मिला हुआ px, py एंड pz से मिले हुए, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे कंपैरेटिव टू दिस वन। तो 2 तरह के बंध मिलने चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन की चारों संयोजकता समान होनी चाहिए। तो अवधारणा अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है? पहला पार्ट अवधारणा का ये है कि जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जो खाली इलेक्ट्रॉन, खाली कक्षक पड़े हैं उसके अंदर चले जाएगा, ठीक है? अब होता क्या है, क्योंकि कार्बन के चारों संयोजकता समान है, तो संकरण ये कहता है, संकरण की परिभाषा ये है कि संयोजकता कोश के लगभग समान ऊर्जा एवं भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक परस्पर मिश्रित होकर एकदम समान आकृति एवं ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं। ये जो कक्षक बनते हैं ये संकरित कक्षक कहलाते हैं और ये परिकल्पना संकरण कहलाती है, ठीक है? और संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अगर डेफिनेशन को हम देखें कि लगभग समान ऊर्जा के, ये 2s और 2p की अगर बात करें तो ये लगभग समान ऊर्जा के हैं। कक्षक मिल करके, ठीक है, कक्षक मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक मिलके उतनी ही बिल्कुल समान ऊर्जा के, ये लगभग समान ऊर्जा के थे, अब जो बनेंगे वो एकदम समान ऊर्जा के बनेंगे, ठीक है? और इतनी ही नंबर में बनेंगे, 4 ही कक्षक हमें मिलेंगे, पर चारों की ऊर्जा बिल्कुल समान होगी। ये चारों कक्षक आपस में इंटरमिक्स होंगे, मिश्रित होंगे और 4 बिल्कुल समान ऊर्जा के कक्षक देंगे हमें, जिन्हें हम संकरित कक्षक कहेंगे। ये ऐसा ही है जैसे कि हमारे पास एक बाल्टी में अगर लाल कलर हो, एक बाल्टी हमारे पास सफेद कलर हो, और हम दोनों को मिला दें अगर, और तीसरा हमारे पास कलर मिल जाए जो पिंक कलर हो, जो बिल्कुल ना तो ऐसा हो ना ऐसा हो, इसकी एनर्जी भी अलग, इसका रंग अलग है, बिल्कुल सब कुछ अलग है। तो इन चारों की एनर्जी बिल्कुल अलग होके एक 4 तरह के कक्षक बनते हैं। इन कक्षकों को कहते हैं हम sp3 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 sp3, ठीक है? तो ये संकरण है। अब संकरण के कुछ नियम हैं और ये नियम पढ़ना और समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संकरण जब हम आगे पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं है उसमें ना, अदरवाइज कंफ्यूजन बहुत होता है उसमें। तो संकरण का सबसे पहले तो ये है कि संकरण में जो भाग लेते हैं वो कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है? संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी याद रखने की। इसीलिए संकरण खाली कक्षक का भी हो सकता है, संकरण हाफ फील्ड का भी हो सकता है, और संकरण फुल फील्ड कक्षक का भी हो सकता है। तो संकरण के लिए जरूरी नहीं है कि वो ऑर्बिटल खाली हो, या वो हाफ फील्ड हो, या वो फुल, वो खाली भी हो सकता है, फुल फील्ड भी हो सकता है, और हाफ फील्ड भी हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, ये पूरी तरह काल्पनिक अवधारणा है, ठीक है? पूरी तरह काल्पनिक अवधारणा है। हमारे सामने कार्बन की वैलेंसी 4 आती है, तो हमें उसको समझाना था। हमारे सामने कार्बन की चारों वैलेंसी समान आती हैं, तो हमें उसको समझाना था। हमारे सामने कार्बन के जो एंगल आता है वो 10 मीथेन के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट आता है, हमें उसको समझाना था। तो उसके लिए हमने एक काल्पनिक अवधारणा दी है। तो संकरण एक अवधारणा है। उसके बाद इसमें भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होते हैं, बहुत ऊपर नीचे नहीं होता। जैसे 2s
4p से जाके हाइब्रिडाइज होगा, ऐसा नहीं होता है, 2s 2p से होगा, ठीक है। 3s 3p 3d ये होंगे, तो लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए। जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं एकदम उतनी ही संख्या में संकरित कक्षक बनते हैं। संकरण कभी भी पूरे अणु में नहीं होता, हमेशा केंद्रीय परमाणु में होता है। जैसे अगर हम बात करें तो CH4, तो इसमें जो संकरित कक्षक है वो कौन सा है, कार्बन, जो इसका केंद्रीय परमाणु है ना। मॉलिक्यूल का संकरण है लेकिन वो किसका होगा, सेंट्रल एटम का, केंद्रीय परमाणु का संकरण होगा। ये मैंने आपको बता ही दिया पहले कि इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, कक्षक भाग लेते, तो ये संकरण के नियम है। तो संकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। नेक्स्ट क्लास से हम संकरण कौन कौन से प्रकार के हैं उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।